नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी और ग्रुप सी की आज आप लोग के बीच में एक समान अध्ययन और हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये ऐसे हैं कि जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह ये क्वेश्चन आपको आपके बीच में लाया हूँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली। तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कौन सा है? कथक। आइए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। ये कथक है, ठीक है। कथक शब्द का अर्थ है कथा को थिरकते हुए कहना। प्राचीन काल में कथक को कुशली के नाम से भी जाना जाता था। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये देखो, जो भरतनाट्यम है ये भरत रहेगा। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और ये जो आपका कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ? ये वाला जो है ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को है। अब कथकली केरल का है। ये जो कथकली है कहाँ का है? ये आपका केरल का है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासकीय मंडल हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। उत्तर प्रदेश में प्रशासकीय मंडलों की संख्या कितनी बताई हमने? 18 बताई। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य लखनऊ प्रदेश की प्रशासकीय व विधायी राजधानी और प्रयागराज की न्याय की राजधानी है। मतलब कि अगर उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपका लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। और जो न्यायिक राजधानी है वो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज, न्याय की राजधानी, जहाँ पे मतलब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। फिफ्टी थ्री है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक पूरा साधन कि अत्यधिक है। चलिए इसको मैं पूरा देखता हूँ। अत्यधिक बड़ा कि छोटा पूछ रहा है? अत्यधिक बड़ा है, ठीक है। तो जो है निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में, ध्यान दीजिए कि विश्व में पूछा है, विश्व में अत्यधिक बड़ा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। एंटार्क्टिक है, पैसिफिक है, इंडियन है, अटलांटिक है। तो इसमें से कौन सा आपका होगा? तो ये पैसिफिक होगा। क्या होगा? पैसिफिक। पैसिफिक को ही हम प्रशांत महासागर बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत पैसिफिक है, ठीक है। महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढांकता है। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर व आधार पर अंटार्कटिका महाद्वीप में है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 54। पुनर्गठन योजना आयोग का नया नाम है। पुनर्गठन योजना का नया नाम है। तो ये देखिए, नीति NEETI है, NITHI है, NITI है,
या NEETHI है, ठीक है। तो इसमें से कौन होगा? सी वाला होगा, ठीक है। बाकी सब गलत हैं आपके, समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि एन का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है। 1 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या जिसे हमने बताया नीति आयोग कहा गया, अस्तित्व में आई है। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि 750 ग्राम वजन का एक पत्थर 1 ग्राम प्रति सीसी की घनता में डुबोने से वह केवल 500 ग्राम पाया जाता है, तो उसका विस्तार होगा। देखो कहने का मतलब ये 750 था, इसमें 500 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचा? 250 सीसी। ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 56। थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक हैं, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक हैं शरद पवार, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, इंदिरा गांधी। तो थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के जो लेखक हैं वो प्रणब मुखर्जी हैं। मैं आपको बता दूं कि थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है, हमने बताया प्रणब मुखर्जी हैं। चेंजिंग इंडिया टू द नेशनल फॉर द नेशन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लिखित पुस्तक है। माय ट्रूथ इंटरनेशनल इंडिया इंदिरा गांधी की लिखित पुस्तक है। और बर्लिन ये किस देश की राजधानी है? जॉर्जिया, ग्रीस, हंगरी, जर्मनी। तो बर्लिन जो राजधानी है वो जर्मनी की राजधानी है। किसकी है? जर्मनी की। देखिए ध्यान दीजिएगा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन तथा मुद्रा ड्यूस मार्क है। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा इसको बोलते हैं ड्यूस, ड्यूस मार्क, वहाँ की मुद्रा बोलते हैं बर्लिन की, ठीक है। और हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट है। बूडापेस्ट, बूडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है। आगे देखते हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस तथा मुद्रा यूरो है। जॉर्जिया की राजधानी तिलिसी तथा मुद्रा लारी है। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। 58 नंबर। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? तंबाकू, धान, कपास, जूट। तो ये जो होगा ये आपका जूट होगा। क्या होगा? जूट होगा। मतलब जो जूट होता है इसे अधिक नमी, भारी वर्षा की जरूरत पड़ती है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों के अर्थात मतलब 8 देशों के समूह है। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। इसमें जो देश शामिल है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। और 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था, ठीक है। 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? फास्ट डेवलपिंग इंडिया फार्मर डिप्लोमेटी इमेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिलीमंट आइडियोलॉजी।
तो इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सी वाला होगा, ठीक है। 61 देखते हैं। विश्व रहित तंबाकू दिवस का मनाया जाता है, ठीक है। तो तंबाकू दिवस से आपका 31 मई को मनाया जाता है। 31 मई क्यों मनाया जाता है तंबाकू दिवस? और ध्यान दीजिएगा 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने सर्वप्रथम 1987 में, कब 1987 को विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया। इस दिन का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। आते हैं 62 देखिए क्या है। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह के लिए शुरू की थी, मतलब मैत्री एक्सप्रेस भारत ने किसके लिए शुरू किया था? तो ये जो था इस्लामाबाद, कराची, ढाका, काठमांडू, तो ढाका के लिए शुरू किया था। कहाँ के लिए? ढाका के लिए। मैत्री एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री रेलगाड़ी है जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका एवं भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीच चलती है। इसकी जो शुरुआत हुई तो मैं बता दूं, ये 14 अप्रैल 2008 को चली थी, ये 2008 को, ठीक है। विद्यमान फाइल नए नाम से या नई जगह पर सेव करने के लिए कमांड का उपयोग करना चाहिए। तो मतलब सेव करना चाहिए, सेव एज करना चाहिए, सेव एंड रिप्लेस का या न्यू फाइल का, तो सेव एज का प्रयोग करना चाहिए। 64 है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए LED या वर्तमान तकनीक है। LED का विस्तारित रूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, LED का विस्तारित रूप है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, ये वाला सी वाला बिल्कुल सही है। सिक्सटी फाइव है। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तन किया गया था? इंडिया हैबिटॉट सेंटर, तालकोटा स्टेडियम, विज्ञान भवन, तीन मूर्ति, ठीक है। इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत तीन मूर्ति भवन 14 अप्रैल 2022 को संविधान देखिए, ध्यान दीजिएगा, 14 अप्रैल 2022 को, 2022 को, ठीक है, 14 अप्रैल 2022 को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर उद्घाटन किया था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ है। यह भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन है? वो चीन है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। किथम झील और सू सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास है? झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा, तो कहाँ पे है? आगरा में है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? झांसी, ग्वालियर, हैदराबाद या जयपुर, ठीक है। तो ये है आपका हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आदर्श वाक्य है। 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जी का क्या अर्थ होता है? तो जी का अर्थ होता है जनरेशन। 71 है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कहाँ शुरू किया गया था? बिहार में शुरू किया गया था। ध्यान इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में, कब? 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत
में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। चंपारण के इस सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी आदि प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? बिहार से शुरू हुआ था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, का आंदोलन कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी स्वदेश होम रूल, क्या कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जो भारतीय थे उन्होंने कहा था कि अपने देश की बनाई हुई चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजियों को बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर उसका बहिष्कार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा वर्ष 1905 में, कब? 1905 में बंग भंग विरोध जन जागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का। होम रूल आंदोलन सन अपने देश का और होम रूल आंदोलन 1906 में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो होम रूल उन्होंने चलाया था 1906 में चलाया गया था और आपके तिलक एवं बेसेंट के द्वारा ये चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था? 9 अगस्त कब चला था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला था। आइए देखते हैं, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1857 में, 1935 में, 1842 में। सिपाही विद्रोह चला था 1857 में। देखिए, सिपाही जो विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। और कब हुई थी? 10 मई 1857 को ये प्रारंभ हुआ था, मेरठ से हुआ था। लेकिन इसके पूर्व ही बहरामपुर और बैरकपुर की छावनियों के सैनिकों में असंतोष के लक्षण प्रकट हो चुके थे। 28 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 28 मार्च 28 मार्च को, एक मिनट, 28 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक भारतीय सैनिकों ने दिन दहाड़े एक अंग्रेजी पदाधिकारी को मार डाला। जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। 75 है। यहाँ डैश दे दिया है, दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो कौन सी है? यह नाथुला दर्रा। अब देखिए, हमारी हिंदी आ गई। क्या आ गई? हमारी हिंदी आ गई। तो हिंदी को हम लोग करेंगे, लेकिन हिंदी को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्या करेंगे? पहले एक बार पढ़ेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के प्रश्न नंबर 1 से 3 के उत्तर दें। साहित्य उन्नति के साधनों में पुस्तकालयों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा साहित्य के जीवन की रक्षा, पुष्टि, अभिवृद्धि होती है। पुस्तकालय सभ्यता के इतिहास को जीता जागता गवाह है। इसी के बल पर वर्तमान भारत को अपने अतीत गौरव पर गर्व है। पुस्तकालय भारत के लिए कोई नई वस्तु नहीं, लिपि के आविष्कार से आज तक लोग निरंतर पुस्तकों का संग्रह करते हैं रहे हैं। पहले देवालय, विद्यालय और नृपालय, फिर आगे देखते हैं क्या है। नृपालय के बाद क्या है? नृपालय संग्रहों के प्रमुख स्थान होते थे। इनके अतिरिक्त विद्वजनों ने अपनी निजी पुस्तकालय भी होती है। मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल की तरह सरल बात न थी। आजकल साधारण स्थिति के पुस्तकालय में जितनी संपत्ति लगती है, उतनी इन दिनों कभी कभी एक
पुस्तक की तैयारी में लग जाया करती थी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना स्थान नहीं रखते थे। प्राचीन काल से मुगल सम्राट के समय तक यही स्थिति रही। चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। चलिए, पहला है उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है मैं आपको बता दूं। जो आपने भी पढ़ा पूरा, उसी में से जो हमने गद्यांश पढ़ा, जो स्टोरी पढ़ा, ठीक है, तो उन्हीं से में से क्वेश्चन पर उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, पुस्तकालय और भारत। प्राचीन काल पुस्तकालय ये नहीं होगा, पुस्तकालय के इतिहास ये भी नहीं होगा, पुस्तकों का संग्रह, ये डी वाला बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी। तो साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन पुस्तकालय है। पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण है। वेरी गुड, सही है। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों में झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे। ये भारत के अतीत गौरव के कारण है। यह बी वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन और होगा, सी और डी। भारत के पुस्तकालय संसार भर में अपना स्थान नहीं रखते हैं, ये गलत है। मुद्रकला के आविष्कार से पूर्व पुस्तकों का संग्रह करना आजकल तेरा सरल बात न थी। भारत ने संसार को पुस्तकों के संग्रह का महत्व सिखाया है। ठीक है, तो आपका बी वाला बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन वो सटीक बिल्कुल राइट पड़ रहा है। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। साहित्य के अध्ययन के लिए तो क्या है, देवालय, निरपालय, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय ही साहित्य के जो है उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति, कार्यालय। तो ये होगा कार्यालय आदेश के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये कार्यालय आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, परिपत्र किसके द्वारा होता है, अधिसूचना के द्वारा। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ए, आए, उ, औ। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, उ नहीं है। ठीक है, तो सही देखो, हर्ष स्वर क्या होते हैं, पहले हर्ष स्वर जान लीजिए। देखो, हर्ष स्वर जो होते हैं वो आ, ई, उ, री। ठीक है, ये आपके हर्ष स्वर हैं। कौन से हर्ष स्वर हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात करें, कौन सा दीर्घ स्वर की बात करें, तो इसमें तो बड़ा अ और ई और ओ, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। अगर आपसे बोलो संयुक्त स्वर की बात करें, किसकी, संयुक्त स्वर की बात करें, तो ए, आए, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, जो कुछ संयुक्त स्वर नहीं है, तो आपका ये सी वाला संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो कंठ तालु, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इनमें से कौन सा दंत नहीं है। तो ये आपका ता, द, ला, ये आपका दंत नहीं है। ठीक है, या रा, ला, वा। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो संयोग में आपका जो उपसर्ग का यूज हुआ, सम उपसर्ग का यूज हुआ है। जो शब्द मूल शब्द के पहले आकर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उस ऐसे शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अवधान दीजिए, उपसर्ग कहाँ होते हैं, उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं। देखिए समझिए, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। जैसे संयोग है ना, तो इसका होगा संयोग सम, जब बनेगा बाद प्लस योग। ठीक है,
तो जो संयोग बना है सम प्लस योग से बना है। असद्भाव, इसी तरह सद्भाव होता है। क्या होता है? सद्भाव। अगर हमें सद्भाव का संधि विच्छेद करना हुआ तो कैसे करेंगे? सत प्लस भाव, सत प्लस भाव, सद्भाव। नौवां है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? चलिए देखते हैं। तो वार्षिक, भिन्नत, लड़ाई, मिलाप। तो वार्षिक में तद्धित प्रत्यय के प्रयोग हुए। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। वार्षिक शब्द में इक, ध्यान देगा वार्षिक है ना, इक, वार्षिक क्या इकार है ना, वार्षिक में इक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शेष में कृत प्रत्यय हैं। कुछ प्रत्यय कि मैं आपको उदाहरण बता दे रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि भिड़ंत, तो आप भिड़ंत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो भीड़ प्लस अंत, भीड़ प्लस अंत, तो इसको जब मिलाएंगे तो बन जाएगा भीड़ंत। क्या बन जाएगा? भीड़ंत। क्या बन जाएगा? भीड़ंत बन जाएगा। जैसे कि लड़ाई है, लड़ाई है ना, तो लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई, तो इसको जब बनाएंगे तो बन जाएगा लड़ाई। क्या बन जाएगा? लड़ाई। ठीक है, तो इसी तरह होता है। चलिए देखते हैं, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ऑप्शन ए वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पार्श्व, पाषाण, पहुना, पीटक। तो पहुना आपका तत्सम नहीं है। पहुना क्या है आपका? ये आपका तद्भव है। देखिए पहुना, पहुना को प्रांघूण कहते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए जैसे कि पार्श्व है, ठीक है, तो पार्श्व का जो तद्भव होगा वो होता है पास। क्या होता है? पास। ये मालूम हो गया, पार्श्व। अब जैसे कि यहाँ है पाषाण, क्या है? पाषाण, तो पाषाण का पत्थर होता है, ये तत्सम हो गया। ठीक है, इसका पाषाण का क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पहुना है, पहुना का प्राघूण होता है। प्राघूण क्या होता है? प्राघूण होता है पहुना का, तो तत्सम नहीं है, तो ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। पिटक का पिटारा होता है, ये पिटक का पिटारा होता है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं का तद्भव रूप यो होगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? दत्त होगा, दत्तक होगा, दत्त चित्र होगा, दंपत्ति होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए दत्तक होगा। क्या होगा? दत्तक होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला दत्त चित्र होता है। ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है। दिया हुआ दत्त कहलाता है, दिया हुआ दत्त कहलाता है। जरा भी चिंता न किया जा सके अचित कहते हैं उसे। जो जो थोड़ा सा भी चिंता न करे उसे अचिंत, अचिंत, हाँ अचिंत कहते हैं। जो मरे ना उसे अमर कहते हैं। जो मरे ना उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। और जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्यु जय कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? मृत्यु जय। ठीक है, इन सबको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। मैंने मैं सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, उचित रिक्त स्थान, मतलब भला मैंने मन में सोचा, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो बिना, बिना क्या करें, संबंध के बोधक, उनके तुम कुछ नहीं है। देखो अगर हम बोलते हैं उनके तुम कुछ नहीं है, सेंटेंस अधूरा हो रहा। अगर जैसे हमने बिना जोड़ दिया तो सेंटेंस पूरा हो गया। उनके बिना आप कुछ भी नहीं हो। संबंध बोधक जो किसी से किसी न के संबंध का बोध कराए उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे का, की, के, ये हमें संबंध बोधक में मदद कराते हैं। जैसे उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो यहाँ बिना इन सेंटेंसों को जोड़ रहा था। आगे देखते हैं 15 नंबर। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। तो शुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो ये डी वाला बिल्कुल आपका शुद्ध है। अब देखो पृष्ठ हो जाओ ना, तो पृष्ठ ऐसे लिखा जाए, मैं बता दूं। देखिए जो पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ होता है, क्या होता है, यहाँ पे अगट्ठा होता तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। अब पर्याप्त, देखो पर्याप्त है ना, तो पर्याप्त ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। पर्याप्त ऐसे लिखा जाता है, पर्याप्त ऐसे लिखा जाता है, पर्याप्त ऐसे लिखा। अब जैसे प्रदर्शनी है, क्या है, प्रदर्शनी है ना, तो प्रदर्शनी से लिखा जाता है। देखो प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी, ठीक है। ये आपका हो गया पृष्ठ की प्रदर्शनी पर्याप्त है। ब्रज भाषा बिल्कुल राइट है, यही आपका शुद्ध है। 16 है, राम खाता होगा, किस काल का उदाहरण है? किस काल का उदाहरण है? दिए गए वाक्य में राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, समान भविष्य। तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान है। कैसा है? संदिग्ध वर्तमान है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक का उदाहरण है? मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, धूप में चला नहीं जाता। तो ये डी वाला आपका सही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं भाववाचक की कुछ बातें। जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की प्रधानता हो, जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे यहाँ बताया धूप में चला नहीं जाता, समुद्र में नहाया नहीं जाता, अब मुझसे खाया नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, राम ने खाया नहीं जाता। तो इस टाइप के जो भी वर्ण हैं ये भाववाचक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको, मैं आपका प्रदर्शन करने आया हूँ। इस बात के कहने में किसी का संकोच न होगा, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें उपयुक्त वाक्य शुद्ध में अगर बात की जाए तो मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ, ये बिल्कुल राइट है, सी वाला। अब है क्या कि इसमें जैसे मैं इसमें बता दूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, तो इसमें जो शुद्ध होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके यहाँ पे के होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये सही हो जाता। बी वाला है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, इसका शुद्ध होगा, इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस बात के नहीं को होगा, ठीक, यहाँ पे को होगा, बाकी सही हो जाएगा। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। तो ये जो बात है ना, यहाँ बातें नहीं होगा, बात होगा, अब सही हो जाएगा, ठीक है, अब शुद्ध हो गया। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, बातें नहीं, बात। लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्म के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये बी वाला, ठीक है, ये योजक का सिंबल है, यही इन्हीं बीच लेन देन मगर बीच में से लग, जैसे हमने लिखा लेन देन, तो लेन फिर योजक का चिन्ह लगाएंगे, फिर देन, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे इसी समय योजक चिन्ह का यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं
नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे आपको पहचानना है। ठीक है, एक जोड़ा क्या है, गलत है, उसको हमें पहचानना है। चलिए देखते हैं। अपने पैरों पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न होने देना, आसन डोलना, विचलित होना। आसन डोलना, विचलित होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट, यह सी वाला जोड़ा गलत है। आइए जान लेते हैं। देखिए, पहले थोड़ा समझ लीजिए कि मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने पैरों पर खड़े होना उसे हम बोलते हैं स्वावलंबी, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है। आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न होना, ये भी बिल्कुल राइट है। आसन डोलना, मन का विचलित होना होता है, विचलित ना होना तो मन का विचलित होना, ये होगा। आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत पड़ना, बहुत कष्ट में पड़ना। हर्ष का विलोम क्या होगा, हर्ष का विषाद होगा। ठीक है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। औन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो इसमें जो सही है वो श्रृंगार है। क्या होगा, श्रृंगार होगा। तो अब आप थोड़ा सा मैं और बता दूं कि जिसे यहाँ लिखा है औन्नति, ठीक है, तो ये औन्नति, मुश्किल, मातृभूमि, ये सब आपके क्या हैं, ये गलत हैं। आइए मैं इनके बारे में बता दूं कि शुद्ध क्या। औन्नति जो है, औन्नति का शुद्ध बोलेंगे तो जो ए वाला है इसका ए से लिखेंगे हम, औन्नति, ये आपका बिल्कुल राइट है। अब बात आ गई, जैसे श्रृंगार तो शुद्ध है ही है। अब जैसे कि मुश्किल है, क्या है ये, मुश्किल। देखो मुश्किल कैसे लिखेंगे, एक मिनट, मुश्किल कहाँ गया, हाँ ये, हाँ चलिए देखते हैं। हाँ ये, हाँ हमें किसका बताना था, मुश्किल का। देखिए मुश्किल कैसे लिखते हैं, ये जो मुश्किल है ऐसे लिखा जाता है, मुश्किल, ये आपका शुद्ध है, ये मुश्किल शुद्ध है। अब वो कैसे लिखे, मुश्किल, तो वो गलत है, सी वाला। ठीक है। अब देखो मातृभूमि कैसे लिखते हैं हम लोग, मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है, ये आपका शुद्ध है। हाँ अम्मा बुलाती हैं बाजार से सामान लाओ। क्वेश्चन, अजायब घर, अजायब घर है क्या है, देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है, संकर शब्द है। तो अजायब घर का शब्द है संकर। देखो होता क्या है, अजायब घर संकर शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इसमें अजायब जो है अरबी शब्द है, जो अजायब है ये अरबी शब्द है, और प्लस घर देसी शब्द है। अगर इन दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, अजायब घर। तो दो विदेशी भाषाओं को जब जोड़ा जाता है तो वो आपका संकर शब्द कहलाता है। डी वाला बिल्कुल राइट है। आचार का विलोम क्या होगा, आचार का विलोम क्या होगा, आचार का अनाचार होगा। क्या होगा, अनाचार होगा। 25 है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, उत्थान क्या होगा, पतन होगा। तो ये थे हिंदी और जीएस के इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो आपके इसी टाइप के इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन ड्राइवर और स्टोनों के पेपर में इस टाइप के आए थे। तो इसी के आधार पे आप लोगों को एक दो बार इस वीडियो को देखना। तो मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि इस टाइप का आ जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि ना है, हो भी सकता है, आ भी सकता है, एक दो क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और आपका 17 और 18 तारीख के इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है, बढ़िया से पेपर कीजिए। और आपको जो है वीडियो मिलता रहेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।